हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ सीसीसी कोर्स। और आज के चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 जो कि चैप्टर 6 का ही पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, पार्ट 3 था। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए इसमें 4 पार्ट खींचे गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले। हम लोगों ने जो है यहाँ तक इधर से इधर ये सारा पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले आइडेंटिफाइंग एंड यूजेस ऑफ आईपी मैक IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस, पॉपुलर वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन सब जो है ब्राउजर, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो है हमारा आइडेंटिफाइंग एंड यूजेस ऑफ आईपी मैक IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो है वो क्या है इसके बारे में देखते हैं हम लोग अभी, ठीक है। आईपी एड्रेस इंटरनेट और लोकल नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करने के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जो है ना, इंटरनेट और लोकल नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्ट होता है उस डिवाइस की पहचान करने के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक मतलब कि मान लेते हैं हमारा जो डिवाइस है उसका एक एड्रेस दे दिया और ये एड्रेस और किसी को नहीं मिल सकता, ये हमारा ही डिवाइस का बस एक आईपी एड्रेस हो गया, ताकि जो हमारा इंटरनेट से कनेक्ट है ये, ताकि अगर कोई भी भविष्य में कभी मान लो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर हम सोचें तो जो भी चीज़ हमारे जनरेट होता है या फिर हमारा मोबाइल खो जाता है कभी, तो हम किससे ढूंढते हैं, वो हमारा आईपी एड्रेस से ही हम इसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। कि हमारा जो आईपी एड्रेस है और ये आईपी एड्रेस वाला फ़ोन कहाँ पे है, इससे हम लोकेट कर सकते हैं। एक तरह से आप समझ लो एक यूनिक एड्रेस होता है और हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी वही इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस की मदद से किसी नेटवर्क पर दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव की जाती है, ठीक है। आईपी एड्रेस की मदद से नेटवर्क पर दो डिवाइस, मतलब कि नेटवर्क मतलब वही इंटरनेट से जो कनेक्ट है दो डिवाइस, मान लो एक ये और ये दोनों जो है कनेक्ट है किससे, हमारा इंटरनेट से। तो अगर हम जो है कोई भी डाटा सेंड करना चाहते हैं इस डिवाइस के लिए तो इसका आईपी एड्रेस जो है उस पर जाएगा। अगर इस कंप्यूटर से मैं इस पर सेंड करना चाहता हूँ तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस के थ्रू से ही डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं हम। जैसे कि मान लो हमारा कोई पार्सल आता है तो पोस्टमैन क्या करता है, हमारे एड्रेस तक पहुंचाता है, या फिर हम अपने एड्रेस से पोस्टमैन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो एड्रेस जो होता है ऐसे ही काम करता है हमारा, ठीक है। उसके बाद है आगे देखो यहाँ पे, इंटरनेट को अलग अलग कंप्यूटर और वेबसाइट की पहचान के लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। इंटरनेट को ना जो भी अलग अलग कंप्यूटर है या फिर वेबसाइट है उसको पहचानने के लिए, अब ऐसे मान लो कि हमारा घर है, फिर एक घर है, फिर एक घर है, 3-4 घर है ऐसे लगातार, तो कैसे पहचानेंगे इसमें से मेरा घर कौन है। तो इसको पहचानने के लिए हम अपना एड्रेस लिखते हैं ना कि ये मेरा हाउस नंबर 25 है, इसका हाउस नंबर 26 है, इसका हाउस नंबर 28 है, 251 है। इस तरह करके क्या होता है, हमारा हाउस नंबर होता है। और ये हाउस नंबर किसके नाम से रजिस्टर्ड है, ये हमारा आशीष के नाम से रजिस्टर्ड है। वैसे इसको मान लो ये हमारा फ़ोन है और फ़ोन का एक आईपी एड्रेस होता है। और इंटरनेट को ना अलग अलग कंप्यूटर और वेबसाइट को पहचान करने के लिए हमें इंटरनेट को आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से समझो, जब आप अपने ब्राउज़र में www.upcissprime.com वेबसाइट का URL लिखते हैं, जब भी आप ब्राउज़र मतलब क्या, जिस पे आप इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ खोजते हो, जैसे कि हमारा हो गया क्रोम ब्राउज़र, ओपेरा और बहुत सारे हैं, तो उसमें जब भी हम वेबसाइट का URL डालते हैं तो उस पेज को लोड करने का अनुरोध DNS सर्वर को भेजा जाता है। उसको जो हमने ये वेबसाइट डाला अपने ब्राउज़र पे, तो इसको लोड करने का, पेज को लोड करने का जो रिक्वेस्ट है ना, वो DNS सर्वर को भेजते हैं, जो इसके रिलेटेड आईपी एड्रेस को सर्च करने के लिए upciss.com के होस्ट नेम को देखता है। और ये DNS सर्वर क्या करता है, इससे रिलेटेड ये जो है हमारा वेबसाइट में जो ये हमारा वेबसाइट बना तो इसका एक आईपी एड्रेस होगा, तो वही उसी से रिलेटेड आईपी एड्रेस को सर्च करने के लिए upciss.com के होस्ट नेम को देखता है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का जो पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, MAC। मैक का पूरा नाम जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। इसे फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। मैक एड्रेस को किसके नाम से और जाना जाता है,
फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के भी नाम से जाना जाता है। यह सभी इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए एक यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक ऐसा नंबर है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर में लगे इंटरनेट एडाप्टर को पहचाना जा सकता है। मैक किसी भी डिवाइसेस, कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर एंड फोन के हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे कि मान लो आपका जो मोबाइल है, अब जब भी मोबाइल खोलोगे ना तो उसमें एक पर्ची, आप बैक पैनल जब खोलते, मोबाइल आपका खराब हो जाता है, जब आपको उसको रिपेयर करना होता है या फिर आप रिपेयर वाले को देते तो वो बैक पैनल को खोल के बैटरी निकालते तो उसमें बहुत सारी चीज़ दिए होते हैं। उसमें से एक मैक एड्रेस भी होता है हमारा, ठीक है। और उसमें वहाँ पे हमारा जो रहता है आइडेंटिफिकेशन नंबर हार्डवेयर का, जो हार्डवेयर, अब मतलब क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब आपको पता है ना। हार्डवेयर का मतलब आप जिसको टच कर सकते हो और सॉफ्टवेयर का मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते। तो आपका जो हार्डवेयर है, फोन एक तरह से आपका हार्डवेयर है, आप इसको टच कर रहे हो तो जब उसमें रहता है ना तो हार्डवेयर का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसी को हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं। एक मैक एड्रेस में 2 कैरेक्टर के 6 जोड़ी अंक, मतलब कि 6 पेयर पॉइंट होते हैं और हर पेयर को कोलोन के द्वारा डिवाइड किया जाता है। ट्रेडिशनल पारंपरिक मैक एड्रेस में 12 डिजिट 6 बाइट या 48 बिट हेक्साडेसिमल नंबर का होता है। यह आमतौर पर निम्नलिखित 3 फॉर्मेट में से एक में लिखे जाते हैं। ऐसे करके, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे मैक एड्रेस का जो डिजिट है, जो पेयर है, और इसको जो है ना कोलोन, ये कोलोन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक ऐसे करके होता है और एक डॉट वाला होता है। एग्जाम्पल है कुछ हमारे मैक एड्रेसेस के। उसके बाद है हमारा IMEI नंबर हमारे मोबाइल के डिवाइस फोन में दिया रहता है। जो सिम कार्ड स्लॉट वाला रहता है वो 2 IMEI नंबर दिए होते हैं, ठीक है। देखो आगे, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। एक 15 या 17 अंक वाले अंक का कोड है। यह एक जो है, ये जो IMEI होता है ना, वो 15 या 17 अंक का एक कोड होता है जो मोबाइल फोन की पहचान के लिए कंपनी द्वारा फर्मवेयर में स्टोर कर दिया जाता है। मोबाइल को पहचानने के लिए कि ये जो IMEI नंबर है ये कौन से फ़ोन का है, और उसको पहचानने के लिए जो है कंपनी के फर्मवेयर, जो मोबाइल का फर्मवेयर होता है उसमें परमानेंटली इसको स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। किसी भी फ़ोन का IMEI नंबर उस फोन की लोकेशन को बताता है। किसी भी फ़ोन का जो IMEI नंबर होता है वो फ़ोन की लोकेशन को बताता है। अधिकांश मोबाइल फ़ोन में IMEI कोड को देखने के लिए *#06# ये कोड को डायल करोगे अपने डायलर में तो आपको क्या शो होगा? आपका IMEI नंबर शो होगा, ठीक है। और इसका प्रयोग किया जाता है सर्च करने के लिए। आपका जो मोबाइल का जो आपका IMEI कोड है उसको अगर आपको देखना है तो आप अपने डायलर में सर्च करना *#06#, तो आपका दोनों जो IMEI नंबर है वो शो हो जाएगा, ठीक है। या फिर IMEI कोड मोबाइल बैटरी के नीचे भी लिखा होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया जो मैक एड्रेसेस वाला होता है उसी के नीचे हमारा बैटरी जब खोलोगे ना तो आपका फर्मवेयर का रहता है, उसमें एक स्टिकर चिपका रहता है, स्टिकर टाइप से, तो उसमें हमारा ये IMEI कोड भी लिखा रहता है, नीचे लिखा होता है, ठीक है। यदि किसी पर्सन का फ़ोन गुम हो जाता है, वही मतलब कि चोरी हो जाता है, तो CEIR मतलब सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर को कॉल करके IMEI नंबर के अनुसार मोबाइल को ब्लैकलिस्ट करा सकते हैं। मान लो कि आपका मोबाइल चोरी हो गया और वो मोबाइल का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि किसी को ब्लैकमेल कर रहा है या फिर उस मोबाइल से, आपके डिवाइस से कोई साइबर क्राइम कर रहा है, तो लेकिन आपने जब मोबाइल लिया तो वो मोबाइल आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया था ना, तो आप CEIR मतलब सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर को कॉल करके आपका जो IMEI नंबर है उस नंबर पे जो मोबाइल रजिस्टर है उसको आप ब्लैकलिस्ट करा सकते हैं। ब्लैकलिस्ट हो जाने के बाद ज़्यादातर मोबाइल बेकार हो जाते हैं। आप अगर ब्लैकलिस्ट करवाते हैं तो ज़्यादातर मोबाइल बेकार हो जाता है, चाहे उसका सिम कार्ड ही क्यों ना चेंज कर दिया गया हो। अगर सिम कार्ड ही क्यों, मतलब उसका सिम कार्ड भी चेंज कर देगा ना तब भी मोबाइल बेकार ही हो जाएगा। मोबाइल खरीदने के तुरंत बाद IMEI कोड को एक सुरक्षित स्थान पर लिखकर रखना चाहिए। जब भी आप मोबाइल खरीदते हो तो आप अपना एक IMEI कोड को लिख के रख लिया करना, ताकि मोबाइल सर्च करने या चोरी होने की स्थिति में उसे ब्लॉक कराया जा सके, ताकि उससे कोई उसका मिसयूज ना कर सके, ठीक है। अभी मैंने बताया ना, ताकि आप उसका जब आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो उसको कोई मिसयूज ना कर सके, आप तुरंत उसको ब्लॉक लिस्ट करवा दे सकते हो। उसके बाद है हमारा पॉपुलर वेब ब्राउज़र। पॉपुलर वेब ब्राउज़र मतलब जो फेमस है, जो ब्राउज़र का ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बारे में देखते हैं। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और वेब ब्राउज़र क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब में अवेलेबल इंफॉर्मेशन
तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। जो www में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस तक पहुंचने का काम किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि वेब ब्राउजर का होता है। ठीक है, वेब ब्राउजर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर मुख्यतः वेब सर्वर पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूजर के डिवाइस पर डिस्प्ले करने का काम करता है। वेब ब्राउजर क्या करता है, जो भी वेब सर्वर पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसको यूजर के डिवाइस में डिस्प्ले करने का, दिखाने का काम करता है। उसमें से एक हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। ग्राफिकल वेब ब्राउजर है और यह एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है जिसको विंडोज 95 के साथ 1995 में लॉन्च किया गया था। विंडोज 95 हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया गया था 1995 में, उसी के साथ जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को 1995 में विंडोज 95 के साथ लॉन्च किया गया था। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को कौन से विंडोज में और कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, तो आप बोलना विंडोज 95 में और 1995 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर लिनक्स, यूनिक्स, मैक और मोबाइल फोन्स के लिए भी डेवलप किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर फर्स्ट वर्जन 1.0 और लेटेस्ट वर्जन 11 है। इसका जो फर्स्ट वर्जन था एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का, उसको 1.0 और अभी लेटेस्ट वर्जन है जो 11 है। ठीक है, जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था लेटेस्ट वर्जन को लॉन्च? 2013 में। इंटरनेट एक्सप्लोरर को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है ना C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसके थ्रू से बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही डेवलप किया गया था और ये भी एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है जिसको विंडोज 10 और Xbox One के लिए 2015 में और फिर 2017 में एंड्रॉयड और iOS के लिए, मतलब कि विंडोज 10 और Xbox के लिए जो है 2015 में और 2017 में जो है एंड्रॉयड और iOS के लिए और 2019 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था। कब कब किसको किसको लॉन्च किया गया? देखो, विंडोज 10 और Xbox One के लिए 2015 में लॉन्च किया गया। फिर 2017 में जो है एंड्रॉयड, जो हमारा एंड्रॉयड है, हमारा मोबाइल, वो एंड्रॉयड सिस्टम, और iOS जो एप्पल का है उसके लिए जो है 2017 में लॉन्च किया गया था। 2019 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट एज में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। वैसे C ऐसे कुछ करके है क्या ये, या C लैंग्वेज है खाली, या CH, देख लेना आप। माइक्रोसॉफ्ट एज में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट को एज को जब बना रहे थे तो उसमें C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। उसके बाद है हमारा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। और यही सबसे ज़्यादा भी हम लोग यूज भी करते हैं। और वेब ये जो है एक वेब ब्राउजर है जिसको 2008 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिलीज किया गया था। किसके लिए? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। बाद में से लिनक्स, मैक OS, iOS और एंड्रॉयड के लिए भी रिलीज किया गया था। क्रोम ब्राउजर जो है वेब एप्लीकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। वेब एप्लीकेशन मतलब कि भाई जिसमें हम अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। गूगल क्रोम को C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये जो है लैंग्वेज है, ये एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ये सारे लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारे हैं। तो जो गूगल क्रोम को है ना, वो C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया था। क्रोम ब्राउज़र लगभग 50 से ज़्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और क्रोम ब्राउज़र जो है 50 से भी प्लस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा 2002 में डेवलप किया गया था। यह एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र को विंडोज़, लिनक्स, मैक OS और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया है। मोजिला फायरफॉक्स में C++, जावास्क्रिप्ट और CSS जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद है ओपेरा ब्राउज़र। ओपेरा ब्राउज़र को ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा
जो है 1995 में डेवलप किया गया था। ओपेरा ब्राउज़र को विंडोज़, iOS, लिनक्स, एंड्रॉयड और मैक ओएस के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, उसके बाद ओपेरा ब्राउज़र को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया था। किसको? ओपेरा ब्राउज़र को। उसके बाद है हमारे एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट। करंट टाइम में इंटरनेट पर हर पर्सन के लिए ज़रूरी हो गया, हर पर्सन के लिए जो है इंटरनेट ज़रूरी हो गया है करंट टाइम में। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से बहुत से कार्यों को किया जाता है। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा भंडार है। इंटरनेट पे बेसिकली आप सभी को पता है कि इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जिसका भंडार लगा हुआ है। इंटरनेट में बहुत सी कार्यों को ईजी बना दिया है, जिसमें एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, एंटरटेनमेंट जैसे सभी क्षेत्रों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर। इन सारी चीज़ों से एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन, रिसर्च, एंटरटेनमेंट, ये जितने भी हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट जो है इंटरनेट पर अवेलेबल है। ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेशन का सबसे पॉपुलर और सस्ता साधन है। इंटरनेट कम्युनिकेशन का जो है ना वो सबसे पॉपुलर और सस्ता साधन भी है। सर्फिंग द वेब। इंटरनेट पर सर्फिंग का अर्थ है एक वेब पेज से दूसरे वेब पर जाना। मतलब कि सर्फिंग का मतलब है कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना। इंटरनेट पर सर्फिंग के लिए एक कंप्यूटर, एक ब्राउज़र और एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। सर्फिंग शब्द जो है मार्क मैकहिल के द्वारा किया गया था। सर्फिंग शब्द का यूज़ जो है इसके द्वारा किया गया था, मार्क मैकहिल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पॉपुलर सर्च इंजन। अब ये क्या है? देखो, सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल अथवा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट यूज़र को वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन सर्च करने में हेल्प करता है, जैसे गूगल, बिंज, याहू, बाइडू और यांडेक्स पॉपुलर सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है भैया? अब समझो, हमने खाना बनाया, हमने क्या बनाया? खाना। ठीक है, अब ये खाना को खाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लेट चाहिए। ये खाना इसमें डालेंगे, उसके बाद ही तो हम खाएंगे ना। समझ में आया? जैसे मान लो हम लोग खाना बनाए, खाना बनाने के बाद हमें क्या चाहिए? इसको खाने के लिए क्या चाहिए? हमें प्लेट चाहिए। तो ये खाना प्लेट में डालेंगे, प्लेट में डालने के बाद हम खाएंगे ना। वैसे ही जो हमारा वेब ब्राउज़र है और सर्च इंजन है वैसे ही है, ये हमारा वेब ब्राउज़र है। ठीक है, अब ये वेब ब्राउज़र में हम कुछ सर्च करेंगे तो इसको सर्च, जैसे कि ये खाना थाली में रखने के लिए हमें थाली चाहिए, वैसे ही हम कुछ वेब ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो सर्च करने के लिए हमें एक सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, वो है हमारा गूगल, बिंज, याहू, बाइडू और यांडेक्स। ये कुछ पॉपुलर जो है सर्च इंजन है। ठीक है, समझ में आया सर्च इंजन क्या है? उसके बाद जो हमारा गूगल है, गूगल वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ना गूगल में सर्च कर ले। ये सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। इसको 1997 में लॉन्च किया गया था। इस सर्च इंजन को डेवलप करने के लिए पाइथन, C++, लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। गूगल को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किया गया? पाइथन, C++ और C लैंग्वेज को। ठीक है, गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रेन। ठीक है, सर्गे ब्रेन है गूगल के जो फाउंडर है। कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हमारा बिंज, ये भी एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, बिंज सर्च इंजन जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और यह एक सर्च इंजन है। ठीक है, जिसे 2009 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2009 में। किसको? बिंज को। पहले यह लाइव सर्च के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? लाइव सर्च के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और फिर इसको रिप्लेस करके बिंज नाम दिया गया। किसको? लाइव सर्च के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको बिंज नाम से रिप्लेस कर दिया गया। इसको डेवलप करने के लिए जो है ASP.NET लैंग्वेज का यूज़ किया गया। ASP.NET लैंग्वेज का किसको बनाने में? बिंज को बनाने में। उसके बाद है हमारा याहू गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन है। याहू को 1995 में याहू कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था और यह याहू, गूगल और बिंज के बाद सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन है। याहू जो है गूगल और बिंज के बाद, मतलब फर्स्ट नंबर पे आप मान लो गूगल, सेकंड नंबर पे आप मान लो बिंज, थर्ड नंबर पे है हमारा याहू। ठीक है, उसके बाद आस्क एक सर्च इंजन है। पहले यह जीवीज के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? जीवीज के नाम से। कौन? आस्क सर्च इंजन। ठीक है, और फिर इसको चेंज करके आस्क कर दिया गया। इसको गैरेट ग्रूवेनर और डेविड वॉर्थन द्वारा 1996 में लॉन्च किया गया था। किसको? आस्क को। उसके बाद है बाइडू जो है चीन का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। कहाँ का?
चीन का, चाइना का, ठीक है। यह सर्च इंजन केवल चाइनीज लैंग्वेज में अवेलेबल है। किस में अवेलेबल है? चाइनीज लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज? ये कौन सा सर्च इंजन? बाइडू। इसके फाउंडर जो है रॉबिन ली और एरिक सू। कौन? एरिक सू और रॉबिन ली, ठीक है। इसको सू या जू बोलेंगे, ठीक है। इसके जो सर ये क्या है फाउंडर? रॉबिन ली और एरिक जू। बाइडू सर्च इंजन को 2000 में लॉन्च किया गया था। 2000 मतलब 2000 ईस्वी, 2000 ईयर, 2000 रुपए नहीं, ठीक है। उसके बाद यांडेक्स। यांडेक्स जो है वो रूस का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। कहाँ का? रसिया का। इसको कॉमटेक कंपनी द्वारा 1997 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद है हमारा डक डक गो। डक डक गो जो है गैब्रियल वेंसबर्ग द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया एक सर्च इंजन है, ठीक है। कौन सा? डक डक गो। आपको एग्जाम में पूछ देगा, 2-3 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पे दे देगा, ऐसे करके एग्जाम में पूछेगा कि क्रोम, क्रोम ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है गूगल, 3 में दे देगा डक डक गो, डक डक गो, 4 दे देगा याहू। अब पूछेगा इनमें से चारों में से कौन सा हमारा एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो हमारा गूगल सर्च इंजन है, डक डक गो भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये डक डक गो जो है ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। नहीं, ये हमारा सर्च इंजन है। क्रोम जो है ये हमारा सर्च इंजन नहीं है, ये हमारा क्या है? वेब ब्राउजर है। यहाँ तक समझ में आया सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में क्या अंतर है? सो उसके बाद आगे देखो, सर्चिंग ऑन इंटरनेट। ऐसे शब्द या फ्रेज की सहायता से सर्च इंजन किसी जानकारी को ढूंढता है, उसे कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कीवर्ड। ऐसा कोई शब्द, मान लो कोई शब्द या कोई फ्रेज, फ्रेज मतलब कोई लाइन हमने सर्च किया, जैसे कि हु इज द फादर, फादर FATHER, फादर ऑफ नेशन, ये हमने सर्च किया। तो ये जो सर्च किया ना, हु इज द फादर ऑफ नेशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कीवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीवर्ड। उन सभी कीवर्ड्स, शब्द या मिलते जुलते शब्द या शब्दों का संयोजन को सर्च इंजन पर लिखें जिन्हें आप सोच सकते हैं, जो कि आपका असाइनमेंट के विषय का वर्णन करते हो। आप जितने अच्छे और सही शब्दों का चुनाव करेंगे, आपकी जानकारी इंटरनेट पर उतनी अच्छी प्रदर्शित होगी। जैसे कि इसका कहने का मतलब है, हमने एक कीवर्ड डाला या फिर फ्रेज या फिर कोई शब्द, तो जैसे कि हमने सर्च किया हु इज द फादर ऑफ नेशन, तो ये क्या है हमारा? ये हो, एक तरह से आप बोल सकते हो एक ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब इसी से मिलता जुलता चीज इंटरनेट हमें खोज के देगा। जैसे क्या? जैसे कि इससे ही मिलता जुलता दे देगा, हु इज द फादर ऑफ नेशन है ना, तो यहाँ पे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल देगा। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ऐसे करके जो है बहुत सारे चीज, जैसे कि यहाँ पे नेशन है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरह के जो कीवर्ड है वो मिलते जुलते चीज, हु इज द फादर ऑफ नेशन, हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ऐसे करके जो है हमारा इंटरनेट जो है सर्चिंग जो ब्राउजर है काम करता है। उससे मिलता जुलता जो चीज है सर्च करोगे ना, तो उससे मिलता जुलता आंसर हमें इंटरनेट पर दिखाई देगा। डाउनलोडिंग वेब पेज क्या होता है? किसी भी वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए आप उस वेब पेज को सेव कीजिए। सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं या Ctrl+S शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। कोई भी वेब पेज को अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप जो है सेव करने के लिए जो है ना, सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं या फिर Ctrl+S जो है उसका शॉर्टकट की इसका यूज कर सकते हो आप। जैसे कि देखो ये एक वेब पेज है और इसको मुझे सेव करना है, तो हमें कहाँ पे जाना होगा? यहाँ पे जाना होगा 3 डॉट पे। उसके बाद यहाँ सेव एंड शेयर का ऑप्शन आएगा, इस पे जाएंगे। उसके बाद सेव पेज एस या फिर Ctrl+S को दबाएंगे तो ये जो है वेब पेज हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर जो 6 है वो कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर 6 का जो है वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो टॉप 50 क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा। उसके बाद हमारा चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि हम लोगों ने चैप्टर 6 में क्या क्या पढ़ा, इसका पार्ट 1, 2, 3 और ये जो आज का क्लास है ये 4। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा वो MCQ का टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप एक्सपेक्टेड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही
लाभदायक होगा वो क्वेश्चन जो है वो टॉप 50 क्वेश्चन चैप्टर 6 से रिलेटेड का वीडियो अगला वीडियो आने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये एक वीडियो होगा, मतलब कि टोटल 5 वीडियो हैं हमारे चैप्टर 6 के। यहाँ से आप अपने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 से। किससे? चैप्टर 7 से। उसके बाद चैप्टर 8, 9, 10, यानी कि हमारा 1, 2, 3, 4 चैप्टर ये, और 3 चैप्टर जो उधर छोड़ा है वो वर्ड वाला, जो 3, 4 और 5, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इस तरह करके जो 3 चैप्टर थे ये और ये। यहाँ से हमारा क्या होगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारा 3, 4, 5 ये जो है लास्ट में करेंगे, जब हमारा 7, 8, 9 और 7, 8, 9, 10 हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3, 4, 5 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।